हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रीजी एकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर के मैकेनिकल इंजीनियरिंग लॉ ऑफ परफेक्ट गैसेस पार्ट नंबर 3 के बारे में। अगर आपने हमारी 2 पार्ट की वीडियोस नहीं देखी हो तो उन्हें देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। आपको हम बता दें कि इस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा बैक लगती है, क्योंकि ये बहुत हार्ड सब्जेक्ट है। तो आप इसे ध्यान से पढ़ें, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ें। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम आपको पूरा सिलेबस कराएंगे। तो चलिए बिना समय ख़राब करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये रहा आपका लेसन नंबर 2, आदर्श गैस के नियम, लॉ ऑफ परफेक्ट गैसेस। इसमें पहली डेफिनेशन है आइडियल गैसेस। आदर्श गैस वह गैस होती है जो किसी ऊष्मागतिकी प्रक्रम के अधीन अपनी अवस्था परिवर्तन नहीं करती। यह गैसें प्रायोगिक रूप से संभव नहीं होती, आदर्श गैस कहलाती हैं। मतलब ये जो गैसें होती हैं वो प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं होती। तो ये जो आइडियल गैस कहलाती है, इनके एग्जाम्पल हैं वायु, ऑक्सीजन आदि। इसकी इक्वेशन है PV बराबर RT। ये आदर्श गैस आपने 11th-12th में भी पढ़ी होगी, वही इसमें है। इसके कुछ नोट्स हैं। पहला, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा तापक्रम पर निर्भर करती है। इसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो उसके टेम्परेचर पर निर्भर करती है। सेकेंड है, एक आदर्श गैस के लिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वैल्यू 0 होती है। एक आदर्श गैस के लिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वैल्यू 0 होती है। थर्ड है, बहुत कम दाब या घनत्व पर सभी वाष्प तथा गैसें आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती हैं। जो आदर्श गैसें हैं वो बहुत कम दाब और घनत्व पर सभी वाष्प तथा गैसें जो होती हैं वो आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती हैं। आपका आता है आइडियल गैस। आदर्श गैस के कुछ नियम का अनुसरण करती हैं, जो कि निम्न है, जैसे बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, गेल-लुसाक का नियम, रेगनॉल्ड का नियम। ये बॉयल का नियम और चार्ल्स का नियम तो आपने पहले भी पढ़ा होगा, वही इसमें है। तो हम आपको एक एक करके ये लॉ डिफाइन करते हैं। तो चलिए फर्स्ट बॉयल का नियम डिफाइन करते हैं। बॉयल का नियम, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन V तथा उसके दाब P के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित मात्रा का आयतन V तथा उसके दाब P के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/P। तो P हो जाएगा आपका 1/V और हो जाएगा PV बराबर कांस्टेंट लेंगे C, तो PV बराबर C। अवस्था 1 से 2 के दौरान हम 1 से 2 लेंगे तो हो जाएगा P1 V1 बराबर P2 V2, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इसका इक्वल में हो जाएगा P2 V2। और ये अपॉन में लाएंगे तो P1/P2 इज इक्वल्स टू V1/V2। ये हो जाएगा आपका पूरा बॉयल का नियम। फिर आता है आपका चार्ल्स का नियम, जो कि इस प्रकार है। इस नियम के अनुसार स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन V उसके तापमान T के समानुपाती होता है। बॉयल के नियम में था आपका V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है P के, और चार्ल्स के नियम में है V प्रोपोर्शनल होता है T के। उसमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था P के और इसमें प्रोपोर्शनल है T के। तो V/T बराबर C हो जाएगा, कांस्टेंट लेंगे तो जैसे उसमें करा था वैसे इसमें V1/T1 बराबर V2/T2। ये आपका हो गया चार्ल्स का नियम। फिर आता है आपका रेगनॉल्ड का नियम, जो कि इस नियम के अनुसार किसी आदर्श गैस का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने पर उसके आयतन V में होने वाला परिवर्तन 0 डिग्री सेल्सियस पर उसके आयतन का 1/273वां हिस्सा होगा। ये नियम दाब पर प्रतिपादित किया जाता है। ये आपका रेनॉल्ड का नियम है। इसमें क्या कहते हैं कि किसी आदर्श गैस का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने पर, किसी आदर्श गैस का तापमान हम 1 डिग्री सेल्सियस बदलेंगे और उसकी आयतन जो V में उसका जो भी परिवर्तन होगा उसके 0 डिग्री सेल्सियस पर उसकी आयतन का 1/273वां हिस्सा होगा। तो ये रही आपकी रेगनॉल्ड का नियम, रेगनॉल्ड लॉ, जिसका फॉर्मूला है VT बराबर V0 इंटू
273 प्लस टी अपॉन 273, जिसमें वी नॉट है आपका 0 डिग्री सेल्सियस पर गैस का आयतन और वी टी है टी डिग्री सेल्सियस पर गैस का आयतन। फिर आता है आपका मोल संख्या, मोल नंबर, वह संख्या जो पदार्थ के आणविक भार मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होती है, उसकी मोल संख्या कहलाती है। जैसे मतलब इसका यदि ठोस का द्रव्यमान m किलोग्राम और आणविक भार इसका m किलोग्राम पर किलोग्राम मोल्स है, तो मोल की संख्या का फॉर्मूला होगा m किलोग्राम अपॉन m किलोग्राम, तो इसमें हो जाएगा n बराबर m अपॉन m किलोग्राम मोल। और मोलर आयतन क्या होगा, v मोल बराबर v अपॉन n m मीटर क्यूब पर किलोग्राम मोल, क्योंकि v का जो आयतन होता है उसका मात्रक होता है मीटर क्यूब, जहाँ v बराबर टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस, गैस की कुल आयतन है। अब आता है आपका एवोगाड्रो नंबर। तो इसके अनुसार प्रत्येक पदार्थ में अणुओं की संख्या 6.02 इंटू 10⁻26 होती है। यह संख्या एवोगाड्रो संख्या कहलाती है। इसे ए से शो करती है, इसे कैपिटल ए से शो करती हैं। और इसमें जो अणुओं की संख्या होती है वो 6.02 इंटू 10⁻26 होती है। पदार्थ में कुल अणुओं की संख्या n बराबर स्मॉल n और कैपिटल ए होती है। तो ये रहा आपका एवोगाड्रो नंबर की डेफिनेशन। फिर आता है एवोगाड्रो का नियम, एवोगाड्रो का लॉ। समान दाब व ताप पर सभी आदर्श गैस के आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। जो भी समान दाब तथा ताप होती हैं उन पर सभी आदर्श गैस के आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। ये आपका एवोगाड्रो का नियम है। फिर आता है आपका सार्वत्रिक गैस नियतांक, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे आप जरूर याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। फिर इसमें आता है आपका सामान्य गैस समीकरण से, सामान्य नॉर्मल जो आपकी इक्वेशन थी वो थी पी वी बराबर एन आर टी, तो पी वी बराबर एम आर टी, एम बराबर हम यहाँ ले लेंगे स्मॉल एन कैपिटल एम, फिर हो जाएगा इसमें पुट करेंगे तो आ जाएगा पी वी बराबर एन एम आर टी, हो जाएगा पी वी बराबर एन एम, ये जो है एम आर बराबर होता है आर नॉट के, तो आ जाएगा एम आर की जगह आर नॉट टी। फिर आ जाएगा पी वी जो है वो एन जो है वो अपॉन में आ जाएगा नीचे, तो पी वी अपॉन एन बराबर आर नॉट टी, हो जाएगा पी वी अपॉन एन को वी मोल कहते हैं, अभी हमने पीछे पढ़ा था, उसमें पढ़ा था अभी हमने वी अपॉन एन का मोल, वॉल्यूम ऑफ मोल पढ़ा था हमने, वही है। तो वी मोल बराबर आर नॉट टी, अब इसमें आर नॉट निकालेंगे तो पी वी मोल अपॉन टी हो जाएगा। इफ यदि P बराबर हमारा 1.01325 बार और P बराबर हमें इसे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁵ हो जाएगा। तो आपका P की वैल्यू ये होती है, ये आपको याद करनी पड़ेगी। P की वैल्यू इतनी ही होती है और V वॉल्यूम की होती है 22.4 मीटर क्यूब और T होता है 273 केल्विन। तो इसकी सारी इसमें वैल्यू है वो इस वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे, इसमें करके ये आपका आंसर आ जाएगा 8314 जूल पर किलोग्राम मोल केल्विन। तो ये आपका टोटल आर नॉट आ जाएगा। आर बराबर हो जाएगा 8.314 किलोग्राम पर किलोग्राम केल्विन, जहां आपका एम इस वो कैपिटल एम है मॉलिक्यूलर की मास, आर बराबर मोलर गैस कांस्टेंट या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये अब आपका आता है नॉर्मल गैस इक्वेशन, सामान्य या विशिष्ट गैस समीकरण। यह बॉयल एवं चार्ल्स के नियम का संयुक्त रूप है, अभी हमने पढ़ा था बॉयल और चार्ल्स, उसका संयुक्त रूप है। इस समीकरण के द्वारा हम किसी गैस के दाब, तापमान एवं आयतन में संबंध ज्ञात कर सकते हैं। इस समीकरण के द्वारा, ये जो सामान्य गैस समीकरण है, इसके द्वारा हम गैस के दाब, तापमान तथा आयतन में संबंध ज्ञात कर सकते हैं। जैसे माना P1 V1 T1 0.1 पर दाब आयतन ताप है, P2 V2 T2 0.2 पर दाब आयतन ताप है तथा P3 V3 T3 0.3 पर दाब आयतन ताप है। ये आपका इसका ग्राफ हो गया, जिसमें ऊपर है P मतलब प्रेशर, नीचे है V वॉल्यूम, और इसमें 0.1 से 0.2 तक कांस्टेंट है P प्रोसेस, मतलब जो उसका
वो है प्रेशर, उसमें नियतांक है कांस्टेंट है P 0.1 से 0.2 तक, और 0.2 से 0.3 तक T कांस्टेंट है, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है। ये आपका ग्राफ है। अब पथ 1-2 के दौरान, मतलब ये जो पॉइंट है 1-2 के दौरान नियत दाब पर, इसमें नियत है ना दाब, मतलब प्रेशर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट प्रेशर होगा, तो P बराबर C हो जाएगा। अब यहाँ अदरवाइज चार्ल्स के लॉ के, अब चार्ल्स के लॉ में हमने पढ़ा था V प्रोपोर्शनल होता है T के, पढ़ा था ना, और उसमें पढ़ा था वॉइस के नियम में V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है P के। तो ये अभी फिलहाल चार्ल्स का नियम है, तो इसे समझ लेते हैं। चार्ल्स का नियम है V प्रोपोर्शनल टू T, V1/T1 बराबर V2/T2, ये हो जाएगा V2 बराबर V1T2/T1 हो जाएगा इस फॉर्मूले से। तो ये हमारा T2 बराबर T3, हमारा ये कांस्टेंट है, तो हमारा ये कांस्टेंट है, तो इसमें T1 T2 T3 ये सारे इक्वल होंगे, तो T2 बराबर T3 हो जाएगा, तो हमारा T2 की जगह T3 लगा देंगे, तो हो जाएगा V2 बराबर V1T3/T1। सिमिलरली इसी प्रकार पथ 2 और 3 के लिए, पॉइंट 2 से पॉइंट 3 के लिए, इसमें कांस्टेंट टेम्परेचर था, अभी हमने देखा था कांस्टेंट इसमें टेम्परेचर था। अदरवाइज उसमें चार्ल्स का नियम लगा था, इसमें बॉयल का नियम लगेगा। तो बॉयल में हमने पढ़ा था कि V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल P के, तो PV ये इधर चला जाएगा, तो PV बराबर कांस्टेंट हो जाएगा, P2 बराबर P3 अब V2 बराबर P3 आ जाएगा। अब इसमें भी P1 भी P2 P3 ये सब इक्वल होंगे, तो हम किसी की जगह किसी की वैल्यू लगा सकते हैं, तो P2 की जगह P1, जहाँ P2 है वहाँ P1 कर देंगे, V2 बराबर P3 अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, सेकंड इक्वेशन हमारी ये थी V2 बराबर P3 और फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी V2 बराबर V1T3/T1। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से V1T3/T1 बराबर P3V3/P1। अब ये आ जाएगा V1, इधर ये P1 है अपॉन में, तो ये इनटू में चला जाएगा P1/T1। जो हमारे 1 वाले हैं वो हम एक साइड ले लेंगे, और 3 वाले हैं वो हम एक साइड ले लेंगे, ताकि ये हमारा कांस्टेंट बन जाए। तो PV फिर इधर साइड भी यही आ गया हमारा V3 P3 अपॉन, ये हमारा इनटू में है तो ये अपॉन में चला जाएगा T3, तो ये हो जाएगा PV/T बराबर कांस्टेंट, ये नियतांक हो जाएगा। अब हमारा कांस्टेंट हम R मान लेंगे कि कांस्टेंट हमारा R है, तो PV/T बराबर R, फिर ये हो जाएगा PV बराबर RT, इधर ये अपॉन में है तो हमारा इनटू में हो जाएगा, तो हो जाएगा PV बराबर RT। ये हमारा प्रूफ हो गया। हमने अभी पढ़ा था नॉर्मल इक्वेशन में कि PV बराबर RT होता है, अगर हमारे यदि m किलोग्राम का कोई द्रव्यमान है तो PV बराबर mRT। ये हमारा प्रूफ हो गया, हमें ये प्रूफ करना था, ये आपका आ सकता है इम्पोर्टेंट। फिर आता है आपका गैस की विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा वह मात्रा होती है जो किसी पदार्थ की एकांक मात्रा का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाता है। जैसे कोई वो है पदार्थ, वो एकांक मात्रा का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाता है, वो उसकी गैस की विशिष्ट ऊष्मा हो गई। इसे C से शो करते हैं। यदि मास बराबर m, इसका द्रव्यमान m है, टेम्परेचर T1 T2 है, तो टेम्परेचर T1 T2 है तो Q बराबर फॉर्मूला होता है mc डेल्टा T, और इसका C बराबर निकालेंगे, डेल्टा T होता है T2 - T1, तापांतर होता है ना, तापांतर, तो T2 - T1, तो ये हो जाएगा C बराबर Q/m T2 - T1। इसके जो मात्रक होता है किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन, ये इसका मात्रक होता है। अब स्पेसिफिक हीट के 2 पार्ट होते हैं, ऑन कांस्टेंट प्रेशर, ऑन कांस्टेंट वॉल्यूम। तो जो ऑन कांस्टेंट प्रेशर होता है उसे Cp से शो करते हैं, और जो वॉल्यूम होता है उसे Cv से शो करते हैं। तो इसमें रिलेशन Cv और Cp पे रिलेशन, तो माना किसी गैस को किसी पात्र में गर्म किया जा रहा है, किसी गैस को किसी बर्तन या पात्र में गर्म किया जा रहा है तथा वह बिंदु 0.1 से 0.2 का अनुसरण करता है, तो इस दौरान दाब को स्थिर माना जाता है, इस दौरान प्रेशर को कांस्टेंट माना जाता है। माना m किलोग्राम गैस को कांस्टेंट प्रेशर पर हीट सप्लाई करती हैं, जो m किलोग्राम गैस है उसे
प्रेशर कांस्टेंट मतलब दाब जो है उसका नियत है, उस पर हीट सप्लाई करते हैं, ऊर्जा सप्लाई करते हैं। वी नो दैट हम जानते हैं कि Q बराबर एम सी पी डेल्टा टी होता है। अब उसमें डेल्टा टी था और डेल्टा टी बराबर होता है T2 - T1, तो Q बराबर एम सी पी T2 - T1। अगेन वी नो डैट हम जानते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, जो थर्मोडाइनमिक्स का फर्स्ट लॉ था उसमें था Q बराबर डेल्टा यू प्लस डब्लू। तो डेल्टा यू को हम एम सी बी, इसमें सी पी था इसमें हम सी बी मानेंगे, तो सी एम सी बी T2 - T1 प्लस डब्लू को पी डी वी बोलते हैं, क्योंकि हीट द फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो ऊष्मा होती है, जो ऊर्जा होती है वो ऊष्मा ही होती है। तो आ जाएगा पी डी वी। क्यू बराबर एम सी बी T2 - T1 प्लस पी डी वी मतलब आयतन में अंतर, तो V2 - V1 हो जाएगा। Q बराबर एम सी बी T2 - T1 प्लस पी V2 - P V1। इसमें पी वी बराबर एम आर टी होता है। आपको पता ही है फॉर्मूला, वो इक्वेशन थी आपकी पी वी बराबर एम आर टी, जो हमने अभी प्रूव भी करी थी। तो वही इक्वेशन है पी वी बराबर एम आर टी, और पी वी वन बराबर एम आर टी वन, क्योंकि यहाँ जो प्रेशर है वो तो कांस्टेंट है और जो वॉल्यूम और टेम्परेचर है वो डिफरेंट है, तो हम इसे चेंज करेंगे। पी वी वन बराबर एम आर टी वन और पी वी टू बराबर एम आर टी टू। तो अब इसमें इक्वेशन में पुट कर देंगे इसका पी वी वन और पी वी टू का वो मान मान तो Q बराबर एम सी बी T2 - T1 प्लस पी वी टू की जगह एम आर टी टू और पी वी वन की जगह एम आर टी वन हो जाएगा। Q बराबर एम सी बी T2 - T1 प्लस एम आर T2 - T1, कॉमन ले लेंगे एम आर, तो T2 - T1 हो जाएगा, है ना। फिर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऊपर ये थी और सेकंड ये है, तो हम फर्स्ट हमारी अच्छा सेकंड हमारी ये थी Q बराबर एम सी बी T2 - T1 प्लस एम आर T2 - T1, और फर्स्ट इक्वेशन थी आपकी Q बराबर एम सी बी T2 - T1। ये आपकी फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन से। तो एम सी पी T2 - T1 बराबर एम सी बी T2 - T1 प्लस एम आर T2 - T1। अब यहाँ से हम इधर वाले से एम और T2 - T1 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा सी बी प्लस आर। एम T2 - T1 एम T2 - T1 कैंसिल हो जाएगा, सी पी माइनस सी पी, अब ये सी बी इधर आए के माइनस में हो जाएगा, तो सी पी माइनस सी बी बराबर आर हो जाएगा। अब सी बी कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा सी पी अपॉन सी बी -1 बराबर आर। हम जानते हैं कि सी पी अपॉन सी बी बराबर गामा होता है, जहाँ गामा आपका एडिबैटिक इंडेक्स होता है, मतलब विशिष्ट ऊष्मा होती है। तो सी बी बराबर सी पी अपॉन सी बी की जगह गामा रख देंगे, गामा -1 बराबर आर। गामा की वैल्यू निकालेंगे तो गामा बराबर 1 प्लस आर अपॉन सी बी। ये आपका प्रूफ हो गया, हमें ये प्रूफ करना था। अगर आपसे मतलब अगर आपसे पूछे तो बस आप रिलेशन बता देना यहाँ तक का। Q बराबर एम सी बी एम ये वाला Q बराबर एम सी बी T2 - T1 प्लस एम आर T2 - T1। अगर हमसे ये पूछे डिफाइन करे तो हमें ये भी डिफाइन करना है, वरना अदर हमें थर्ड इक्वेशन तक कंप्लीट कर देना है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अच्छे से पढ़ सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।